हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, कल का जो चुनावी परिणाम है उससे आप लोग रूबरू हो ही गए होंगे। भाजपा सरकार एक बार फिर से प्रचंड बहुमत से आई है और एक बार फिर से योगी बाबा का जो बुलडोजर है अगले 5 साल तक चलने वाला है। हालांकि मठ की तैयारी करवा रहे थे और बहुत सारे लोग, लेकिन आखिरकार मठ नहीं जाएंगे बाबा, लठ बजाएंगे। ऐसे बहुत सारे जो मीम्स हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे हैं। खैर, खट्टी मीठी यादों के बीच जो चुनाव है वो संपन्न हुआ है। किसी ने कहीं भी वोट दिया हो, लेकिन अब कुल मिलाकर जो आपको 5 साल में मिलने वाला है वो योगी सरकार से ही मिलने वाला है। तो इस वजह से सभी को जो भी मांग रखनी होगी योगी सरकार से रखनी होगी। तो इन्हीं सारे मुद्दों के बीच हम लोग चलिए बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं अपडेट कि यहाँ पर कैसा रहा खट्टा मीठा सफ़र। यहाँ पर देख सकते हैं चुनाव में पीएम मोदी का मैजिक बरकरार रहा है। यूपी समेत 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में विपक्ष के पास भाजपा के खिलाफ मुद्दे बहुत थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जादू के सामने वे एक बार फिर से बेअसर साबित हो गए हैं। मोदी मैजिक ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जातियों की राजनीति के तिलिस्म को तोड़ा है और मणिपुर, गोवा में पार्टी के सामने अल्पसंख्यकों को साथ लेकर आगे बढ़ने की चुनौती थी, जिसे सूझबूझ से पार किया गया है। वाकई लोहा मानना पड़ेगा नरेंद्र मोदी जी का। इन्होंने जादू की छड़ी घुमाई और देखा जाए तो एक बार जो है कमजोर दिखाई दे रही थी, लेकिन जब से मोदी जी ने एंट्री मारी है तब से पूरी तस्वीर ही पलट कर रख दी। तो ये नतीजे पार्टी के गरीब, हितैषी और अति सक्रिय शासन पर जनता की बड़ी मजबूत मुहर है। जिन लोगों ने यूपी को जाति के चश्मे से देखकर इसका अपमान किया, उन्हें जवाब मिला है। मैं गरीबों को उनके हक मिलने तक चैन से नहीं बैठूंगा, ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में कहा। वहीं पर हॉट सीट रही केशव प्रसाद मौर्य की सिराथू से, वो चुनाव हारे हैं। बवाल हुआ, फायरिंग हुई, बहुत सारे तमाम तामझाम की चीजें हुए हैं। सपा भाजपा समर्थकों के बीच जो विवाद है वो बढ़ा। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। 5 बजे के बाद अचानक रुकी थी मतगणना। 5 सिपाहियों को चोटें आई हैं पथराव में और यहाँ पर डिप्टी सीएम को एक प्रकार से करारी हार का सामना करना पड़ा है। 7,337 वोट मायने रखते हैं और यहाँ पर सबसे बड़ा कारण पिछले ब्लॉक प्रमुख जो चुनाव है उसमें इनके करीबियों ने कुछ बवाल काटा था। इस वजह से उसका जो आक्रोश है वो जनता ने यहाँ पर जवाब के रूप में दिया है और केशव प्रसाद मौर्य जी को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। सिराथू विधानसभा की जनता के फैसले को इन्होंने विनम्रता पूर्वक स्वीकार किया है और एक एक कार्यकर्ता के परिश्रम के लिए आभार व्यक्त किया है और जिन मतदाताओं ने वोट रूपी आशीर्वाद दिया उनके प्रति कृतज्ञता भी इन्होंने ज्ञापित की है। तो खैर दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो डॉक्टर पल्लवी पटेल ने एक शानदार जीत यहाँ पर हासिल की है। तो ये हो जाती है दोस्तों चुनावी महासफर की समर की चर्चाएं। कुल मिलाकर देखा जाए तो भाजपा को जो प्रचंड बहुमत है वो मिल चुका है। अब देखा जाए तो योगी जी पुनः एक बार मुख्यमंत्री पद को धारण करेंगे और मेरे ख्याल से 16 तारीख को शपथ ग्रहण हो जाना चाहिए। बहुत जल्द शपथ ग्रहण होगा, उसके पहले भी हो सकता है। तो जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो जाएगा तब से चुनाव आचार संहिता खत्म हो जाएगी और फिर से रोजगार के मुद्दे के लिए जो छात्र हैं वो एकत्रित होंगे। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो एक बड़ी अपडेट है, ग्रुप डी उम्मीदवारों को एक ही परीक्षा देनी होगी। पहले CBT 1 और CBT 2 दो परीक्षा देने का प्रावधान था। देखा जाए तो 20 गुना यूनिक उम्मीदवारों को NTPC परीक्षा में बैठने का रेलवे ने दिया अवसर और 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद लिया गया फैसला। तो दोनों मांगे मान ली गई हैं। 20 गुना इन्होंने यूनिक उम्मीदवारों को NTPC परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुप डी उम्मीदवारों को तोहफा भी मिला है और 2 के बजाय 1 परीक्षा देनी होगी। ग्रुप डी को CBT की यानी कि 1 परीक्षा ही देनी होगी। तो अधिसूचना में 20 गुना यूनिक अभ्यर्थियों को बैठने का मौका दिया गया है और पहले इसमें देखा जाए तो यूनिक अभ्यर्थी वाला कॉन्सेप्ट नहीं था।
अब दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी अपडेट है। DSSB की भर्ती परीक्षा का जो शेड्यूल है वो जारी हो चुका है। 1 से 23 अप्रैल के बीच परीक्षा होगी। देखा जाए तो DSSB ने जूनियर असिस्टेंट और तकनीकी सहायक पदों के लिए होने वाली परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा 1 से 23 अप्रैल के बीच आयोजित होगी। DSSB की वेबसाइट पर जाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्यूटर आधारित ये परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी। पोस्ट कोड 44/21 और 9/21 के तहत होने वाली भर्ती प्रक्रिया दिल्ली नगर निगम प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा निदेशालय में खाली पड़े पदों को भरने के लिए होगी। परीक्षा 1 से 9 और 16 और 23 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती अब कैसे होगी। दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा संशय का जो बिंदु है वो समाप्त हो चुका है। अब आपको सुपर टेट की परीक्षा देनी होगी। हालांकि अखिलेश यादव की सरकार की लोग प्रतीक्षा कर रहे थे और कहीं ना कहीं एकेडमिक पर भर्तियों का जो शिगुफा है वो भी खत्म हो चुका है। सारे बवाल, सारे कन्फ्यूजन, बीएड रहेगा नहीं रहेगा, बीएड को समर्थन मिलेगा नहीं मिलेगा, तामा होगा झामा होगा, सब कुछ खत्म हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ 5 साल पहले जो आपकी चीज़ें थी वही आगे बढ़ेंगी। सबसे बड़ी अगर संजीवनी बूटी मिली है तो 6800 आरक्षण सूची और एडेड जूनियर भर्ती को मिली है। अब एडेड जूनियर भर्ती रफ्तार पकड़ेगी और तय समय के अंदर ही इसको पूरा कर लिया जाएगा। यही सारे चुनावी मुद्दे होते हैं। एडेड जूनियर भर्ती 6800 आरक्षण सूची के उम्मीदवारों को भी बहुत जल्द यहाँ पर नियुक्तियां मिलने वाली हैं। अब दोस्तों देखा जाए तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आपको मांग करनी होगी सरकार से। और जहां तक देखा जाए अभी 2-4 महीने तो विज्ञापन नहीं ही आएगा। इसके लिए बाकायदा पूरी तरीके से रिक्त पदों को मांगा जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ होता है। ठीक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक टीटी परीक्षा और करवाई जा सकती है और इसके बाद सुपर टेट लाया जा सकता है। या ऐसा भी हो सकता है क्योंकि सरकार वही है तो बिना टीटी के ही ये नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर दें। अब दोस्तों देखा जाए तो महंगाई का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, ये सब फीके क्यों पड़े हैं, ये जीरो क्यों पड़े हैं। दोस्तों देखा जाए तो महंगाई पर, बेरोजगारी पर भाजपा ने अपने मंच से, या कह लें योगी आदित्यनाथ जी ने, डिप्टी सीएम ने, अमित शाह जी ने, मोदी जी ने, किसी ने रोजगार के मुद्दे पर चर्चा नहीं। लेकिन फिर भी ये चुनाव क्यों जीते हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो अखिलेश यादव ने हर मंच से युवाओं की बात करी, मतलब पेंशन की बात करी, लेकिन सारे मुद्दे फीके पड़े हैं। उनका कारण ये है कि अभी भी इस हार्श रियलिटी को स्वीकार करना होगा कि कोई भी व्यक्ति, पहले देखा जाए तो वो जाति, मजहब और धर्म देखता है और उसके आधार पर वोटिंग करता है। और इसके बाद के मुद्दे आते हैं, वो महंगाई है, बेरोजगारी है, क्या है, पेंशन है, वेतन है, इंक्रीमेंट है, दुनिया का तामा झामा, ये बाद में आता है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं, और विधायकी का इलेक्शन में आप समझ ही सकते हैं, विधायकी के चुनाव में आप सबसे पहले यही होता है कि कौन सी जाति का व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसके जाति के आधार पर लोग वोटिंग करते हैं। और ये जातिगत समीकरण आपको बहुत जगह देखने के लिए मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए इसी वजह से ये सारे मुद्दे फीके पड़े हैं। और सबसे बड़ा जो कारण रहा है बीजेपी की प्रचंड जीत का, वो गरीब जनता तक जो फ्री राशन, गेहूं, वैक्सीनेशन, ये सारी चीज़ें पहुंचाई गई हैं, सिलेंडर रहा, किसान सम्मान निधि जैसी तमाम सारी जो चीज़ें हैं, मतलब दी गई हैं, उपलब्ध करवाई गई हैं, उनका गहरा असर पड़ा है। और कहीं ना कहीं जनमानस में एक चीज़ ये भी रहती है कि जिसका हमने नमक खाया है उसके साथ हम बेईमानी नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें भी लोगों के मन में रही हैं और आम लोगों तक बीजेपी पहुंची है। और देखा जाए तो बीएसपी जो बहुजन समाज पार्टी है, उसने पूरी तरीके से नलीफाई रही है, न्यूट्रल रही है। उसके द्वारा कहीं भी चुनाव प्रचार नहीं किए गए, ज़्यादा रैलियां नहीं हुई। तो एक तरीके से जो एससी कैंडिडेट्स का वोट बैंक था वो भी बीजेपी की तरफ कन्वर्टेड हुआ है। तो ये सारे मुद्दे रहे हैं।
व्यापारी वर्ग, अपर कास्ट, ये सारे लोगों ने कहीं ना कहीं बीजेपी को ही प्रचंड तरीके से मतलब मतदान किया और इसी वजह से आपको ये परिणाम देखने के लिए मिले हैं। तो फिलहाल के लिए आपका क्या कुछ कहना है? मेरे आकलन के अनुसार ये जो तथ्य हैं वो गलत भी हो सकते हैं, लेकिन आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आखिरकार अखिलेश की हार की क्या कुछ वजह रही हैं और क्यों योगी जी जीते हैं, इसको भी आप कमेंट में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।